ओके। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमें ये पता चल गया कि ये फार्मिंग प्रिमिटिव तरीके से की जाती है। सब्सिस्टेंस इसका मेन पर्पस होता है, यानी खुद की फैमिली का पेट पालना मेन पर्पस है। सब्सिस्टेंस का मतलब खुद की फैमिली, खुद के कंजम्पशन के लिए। तो इसीलिए इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। मॉनसून पे डिपेंड करती है, नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है। मोस्टली इसमें स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर की जाती है, जिसमें एक लैंड को क्लियर किया जाता है, उसमें क्रॉप उगाई जाती है, फिर जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो किसी दूसरे लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं, पुराने वाले लैंड को जला देते हैं वापस, ताकि सब कुछ उसका पुराने वाले खेत का जो भी बचा हुआ हो, काटने के बाद में छोटी जड़ें वगैरह वो सब जल जाएं और प्रॉपर खेत में कुछ सालों पे फर्टिलिटी आके नॉर्मल खेत बन जाए। लैंड प्रोडक्टिविटी लो होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में, क्योंकि कोई फर्टिलाइजर का यूज तो करते नहीं है फार्मर्स वगैरह। और इसके अलावा ये है कि नेचुरल प्रोसेस से फर्टिलिटी रिज्यूम होती है, क्योंकि ये कल्चर में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में नेचुरल ही टाइम दिया जाता है सॉइल को कि वो अपनी फर्टिलिटी को वापस पूरा कर ले, तो नेचुरल प्रोसेस से फर्टिलिटी सॉइल की वापस आती है। अभी इसमें कुछ तरह की, इसमें मेनली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जाता है, बट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम है झूमिंग। ठीक है, तो झूमिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो कि आसाम, मेघालय या नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। पामलो जो है वो मणिपुर में नाम है इसी का, स्लैश एंड बर्न का। ठीक है, और दीपा जो है वो बस्तर में इसका नाम है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। ये केवल इंडिया में ही नहीं की, मतलब की जाती है, और भी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में की जाती है। जैसे मेक्सिको में की जाती है। मेक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को। सेंट्रल अमेरिका में कनूको बोलते हैं, और ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, और सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसूल बोलते हैं। ठीक है, 3-4 नेम है, मिल्पा, कनू, रोका और मसूल याद कर लेना। तो प्रिमिटिव यहाँ खत्म होती है। अगली है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, यानी बिल्कुल सब्सिस्टेंस के लिए की जा रही है लेकिन प्रिमिटिव तरीका नहीं है, यानी हमारे वाले टाइप की खेती जिसमें हम पर्पस बेचना नहीं है, पर्पस है खुद को ही खिलाना, लेकिन तरीका मॉडर्न है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये फार्मिंग है जो कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से की जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ज्यादा उगाना पड़ेगा। तो इंटेंसिव का मतलब जोरदार खेती करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा उग रहा है, काम चल रहा है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पहली बात लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी इसमें बहुत ज्यादा लेबर लगती है। इसमें बहुत ज्यादा बायोकेमिकल इरिगेशन का यूज होता है, फर्टिलाइजर का यूज होता है। ठीक है, और में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है, जो नॉर्मली हम करते हैं जिस तरह से खेती, जिसमें ट्यूबवेल्स लगते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज होती हैं, फर्टिलाइजर्स की फैसिलिटी होती है, मैन्योर की फैसिलिटी है, बीज की फैसिलिटी है, सीड्स की, हाई क्वालिटी सीड्स की फैसिलिटी है। उस तरह से जो फार्मिंग की जाती है उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि मेन पर्पस खाना उगाना है, यानी इंडिया के जो नॉर्मल गांव में रहने वाले किसान जो खेती करते हैं वो ये टाइप है। वो बेचने के लिए नहीं करते, उनका मेन पर्पस होता है उगाएंगे, अपने घर में रखेंगे, जो बचेगा उसे वो बेचते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में लैंड होल्डिंग राइट टू इनहेरिटेंस से मिलती है, यानी कि बाप की जमीन बच्चे को मिलती है। तो उससे क्या होता है कि किसी लड़के के 2 बेटे हैं तो उसकी जमीन 2 पार्ट में बट गई, फिर उन 2 बेटों के 2 बेटे हुए तो वो जमीन 4 पार्ट में बट गई। तो धीरे धीरे करके जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है इंडिया में। इसीलिए लैंड होल्डिंग का साइज जब कम है तो फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो मैक्सिमम आउटपुट लिमिटेड लैंड से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया में जो है वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, कोई और ज्यादा काम भी नहीं है। कंट्री अभी ग्रो कर रही है, डेवलपिंग है, तो बहुत सारे लोगों के पास रोजगार की कमी है। डेवलप्ड होता तो वहां रोजगार की इतनी दिक्कत नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड जो कंट्री में हमारी सिचुएशन है, हमारे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी पॉपुलेशन में कोई काम नहीं है। तो जिनको अपने फादर की खेती मिल गई, भले वो 1 बीघा 2 बीघा थोड़ी सी ही हो, तो उस थोड़े से में वो मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये इंटेंसिव है इंडिया में, मतलब थोड़ी सी जमीन में भी इतनी ज्यादा मेहनत की करेंगे कि थोड़ी सी जमीन से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकल आए, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव। जरा सा खेत है लेकिन 4 किलो फर्टिलाइजर डाल दिया उसमें ताकि ज्यादा उग जाए। दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर और एग्रीकल्चर लैंड। इसी वजह से इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के चलते इंडिया की लैंड पे बहुत प्रेशर हो गया है। मतलब लैंड पे प्रेशर कब होगा? जब लैंड पे ज्यादा उससे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी, जितनी लैंड की कैपेसिटी उससे ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश तुम लैंड को कर रहे हो, तो लैंड पे बहुत प्रेशर है। इसीलिए इंडिया में लैंड जल्दी खराब भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा यूज करते हैं उसको, जल्दी से जल्दी उसके पूरे एकदम जो
न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरे, उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी लैंड में ज्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ता है और जल्दी जल्दी लैंड खराब हो जाती है फर्टिलाइजर की रिएक्शन की वजह से। अगले टाइप की फार्मिंग है वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पज ही तुम्हें पता है क्या है, इसका मेन पर्पज है प्रॉफिट कमाना। ये सिंस ये कॉमर्शियल फार्मिंग है, हाई, पहली बात तो हाई स्केल पे की जाती है, ये मॉडर्न इनपुट्स का अच्छे से यूज किया जाता है जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और मेन पर्पज है प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहे ताकि प्रॉफिटेबल रहे। अब ये है कि कॉमर्शियल फार्मिंग बहुत रीजन टू रीजन डिपेंड करती है कि कितनी कॉमर्शियल होगी। जैसे हो सकता है कि एक क्रॉप किसी एक रीजन के लिए कॉमर्शियल हो बट दूसरे रीजन में वो नॉन कॉमर्शियल हो। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो सब्सिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि वहां सब मछली चावल ही खाते हैं, लेकिन उतना ही अमाउंट ऑफ राइस अगर यूपी में उगाया जाएगा तो वो कॉमर्शियल हो जाएगा क्योंकि यूपी के लोग रोटी ज्यादा खाते हैं, इतना वो राइस नहीं खाते। तो एक ही टाइप की क्रॉप एक रीजन में कॉमर्शियल हो सकती है, दूसरे रीजन में नॉन कॉमर्शियल हो सकती है। तो कॉमर्शियल का पर्पस, किसी कॉमर्शियल जो वर्ड है वो किसी क्रॉप से रिलेटेड नहीं है क्योंकि एक जगह पे वही क्रॉप कॉमर्शियल है, एक जगह पे वो क्रॉप कॉमर्शियल नहीं है। कॉमर्शियल मैम फार्मिंग, वो है कि कितना उसका वो है, क्या कहते हैं, कॉमर्शियल का कितना फार्मिंग, उसको बेच के पैसे आ सकते हैं, यस, नीड कॉमर्शियल, है उस क्रॉप की। ओके, कॉमर्शियल फार्मिंग का मेन पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग। द हाउ यू आर इंटेंडिंग, आप इंटेंट क्या कर रहे हो। अगर आपका पर्पस उससे पैसा कमाना है देन इट इज अ कॉमर्शियल फार्मिंग। अगर आपका पर्पस उससे पैसा कमाना नहीं है तो द सेम क्रॉप वुड नॉट बी कॉमर्शियल फॉर यू, इट माइट बी कॉमर्शियल फॉर योर would नेबर। be subsistence. करेक्ट। तो कॉमर्शियल जो चीज है वो इंटेंट या पर्पस से डिफाइन होगी कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन, अब कॉमर्शियल फार्मिंग है बहुत तरह की होती है, फूड क्रॉप में भी की जाती है, प्लांटेशन में भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में कॉमर्शियल क्रॉप मानी जाती है क्योंकि वो लोग राइस मेजरली उगाते एक्सपोर्ट करने के लिए, खाते तो है नहीं खुद पंजाबी और हरियाणवी इतना राइस। लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में राइस सब्सिस्टेंस मानी जाती है क्योंकि वहां पर लोग राइस ज्यादा यूज करते हैं। क्यों कृष्णा, सही कह रही हूँ ना मैं, यू ईट राइस अलॉट। कहाँ गया, क्यों कृष्णा, ज्यादा राइस खाया जाता है उड़ीसा में। यस मैम। करेक्ट। तो उड़ीसा, इनफैक्ट आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर एन ईयर, नोबडी ईट्स चपाती देयर, एवरीबडी ईट्स राइस। तो जहां पर स्टेपल क्रॉप ही आपकी राइस है वहां पर राइस होगा ही नहीं कॉमर्शियल, मेन पर्पस खाना ही है उसको उगाना। लेकिन उसके अलावा एक और तरह की कॉमर्शियल, यानी तो ये तो फूड क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप कहाँ कहाँ कॉमर्शियल है। तो राइस जो है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा टाइप कॉमर्शियल नहीं मानी जाती, लेकिन यूपी और इस जोन में अगर राइस उगाई जाती तो वो कॉमर्शियल मानी जाती। प्लांटेशन जो है वो एक और टाइप की कॉमर्शियल फार्मिंग है। क्यों, प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में आप उगाते हैं। जैसे कि प्लांटेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल तो कॉफी हो गया, कॉफी एंड टी प्लांटेशन। तो बड़े बड़े इलाके में टी एंड कॉफी का प्लांटेशन कर देते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज में। तो प्लांटेशन, उसके अलावा टिम्बर, बैम्बू, ये सब प्लांटेशन भी क्यों किए जाते हैं, क्योंकि बैम्बू टिम्बर कोई खाता तो है नहीं, मेन पर्पज है इनको उगाना, इनसे फर्नीचर बना के और बेचना। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के पर्पज से ही डिसाइड होगी। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और मेजर क्रॉप इनमें कॉमर्शियल पाई जाती है। कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए आपको वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग अगर आप उगा रहे हैं और आपके पास में एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप उसे बेच के प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, सब्सिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आपका पर्पस बेचना है ही नहीं। बट कॉमर्शियल के लिए पर्पस ये जरूरी है कि आपके पास गुड ट्रांसपोर्ट और अच्छी मार्केट हो आसपास जहां आप बेच सके। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अगली बात जो हम कर रहे हैं वो है क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब कितने सीजन है क्रॉपिंग के इंडिया में। तो क्रॉपिंग के जो सीजन है इंडिया में वो बहुत तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, जो बहुत टाइम से चलती चली आ रही है कि साल में कितनी बार क्रॉप उगाया जाएगा। ठीक है, इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। क्रॉपिंग सीजन पैटर्न का मतलब क्रॉप्स उगाने का क्या पैटर्न है, किस तरह से क्रॉप्स उगाई जाती है। तो इंडिया में 3 सीजन में क्रॉप उगाई जाती है। पहला सीजन है राबी, जो ये चल रहा है अभी, अक्टूबर टू दिसंबर। इसमें अक्टूबर टू दिसंबर ये 2-3 महीने उगाए मतलब बीज बोए जाते हैं, और अप्रैल में जाएंगे, 3-4 महीने का टाइम लेंगे फसल को
पूरा मैच्योर होने के लिए। इंडिया में 4 महीने फसल मैच्योर हो जाती है और अप्रैल में इसकी क्या होगी, अप्रैल टू जून में कटाई होगी, फिर फसल काटी जाएगी। और अगर अक्टूबर टू दिसंबर छोड़ दो तब तो उग रही है क्रॉप। और जनवरी के पास में पड़ गया हेल स्टॉर्म, जो कि किसको पड़ गया था, लेटर टू गॉड में लेंचो को, वो अगर आ गया तो फसल बर्बाद। लेंचो को तो करेक्ट। तो बात ये है कि जब आप हार्वेस्टिंग सीजन से जस्ट पहले या फिर ग्रोइंग सीजन में अगर पाला वाला पड़ जाता है या ज्यादा बारिश हो जाती है तो फिर फसल पूरी खराब हो जाती है। तो जो राबी क्रॉप्स है ये विंटर में उगाई जाती है, जो हमारा सीजन अभी चल रहा है राबी सीजन है, अक्टूबर में उगाते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर में, और अप्रैल टू जून में इनको हार्वेस्ट करते हैं यानी काटते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप जो इस सीजन में उगाई जाती है वो क्या है, वीट, मस्टर्ड एंड बार्ले, मेन और ग्राम, यही याद रखना है। ग्राम मतलब चने जो स्प्राउट्स खाते हो, मस्टर्ड ऑयल के लिए यूज होता है, वीट रोटी के लिए, बार्ले मतलब जौ, तो म्यूजली वगैरह में बार्ले ज्यादा मिलता है। वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये राबी मेजर राबी क्रॉप है। यानी इस समय पंजाब हरियाणा हर जगह पे क्या उगाया जा रहा होगा, वीट और मस्टर्ड। सरसों के खेत देखने के लिए इसी समय तुमको मिलेंगे, अगर तुम जाओगे दिसंबर जनवरी में पंजाब वगैरह में तो सरसों के खेत देखने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मस्टर्ड उग रहा है इस समय वहां पर। तो राबी में ये क्रॉप्स मेजर हैं और ये क्रॉप्स मोस्टली पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी, इस वाले रीजन में, नॉर्थ से नॉर्थ की ऊपर की तरफ जाता हुआ रीजन, यानी यूपी, हरियाणा, पंजाब से जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ राजा हुआ रीजन, इस रीजन में ये क्रॉप ज्यादा उगाई जाती है, राबी वाली। ठीक है, availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclone helps in cultivation of these crops. Although ये जो winter वाली crops हैं वो बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन जितना भी पानी चाहिए तो हमारा जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उससे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है विंटर्स में हल्की फुल्की, उससे इनका काम चल जाता है। वरना आजकल तो सिंचाई होने लग गई है तो बारिश पे उतना डिपेंडेंट भी नहीं है पंजाब हरियाणा वाले लोग। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज बीन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। इन क्रॉप को उगाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत योगदान रहा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर याद होगा तो वाज मेजरली फोकस्ड ऑन व्हीट एंड राइस। कुछ याद तो है नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन में 2 क्रॉप पे बहुत फोकस किया गया है, व्हीट और राइस, और व्हीट उगाने में पंजाब और हरियाणा को सबसे आगे रखा गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी वहीं किया गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही पंजाब और हरियाणा में अच्छा खासा व्हीट उग रहा है। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत हेल्प है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में राबी क्रॉप यानी मेजरली व्हीट उगाने में। ओके, अगला है खैरिफ। खैरिफ जो है वो मॉनसून सीजन में, यानी जब हमारे यहाँ बारिश होनी शुरू हो जाती है तब हम खैरिफ को शुरू करते हैं, तब बोते हैं, क्योंकि खैरिफ वाली जो फसलें हैं ऐसा माना जाता है उनको बहुत पानी चाहिए। इसीलिए मॉनसून जब आ जाता है, बारिश होती है तो बहुत लोगों को मजे आ जाते हैं कि बारिश हो गई, फसल अच्छी होगी। और कहीं पड़ गया सूखा तो ये विंटर वाली तो बच जाएंगी, इन्हें ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत सिंचाई में काम चल जाएगा। लेकिन खैरिफ वाली क्रॉप बर्बाद हो जाती है विदाउट वाटर। ठीक है, खैरिफ वाली जो क्रॉप है उसमें सबसे पहली तो है पैडी, पता ही है, राइस। अगला है मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये सब याद करना है तुमने, क्योंकि कोई भी आ सकता है इनमें से कौन सी खैरिफ क्रॉप है। तो ज्वार, बाजरा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल जो डिफरेंट होती हैं वो खारिफ में उगाई जाती है ना। हाँ हाँ, दाल खैरिफ में उगाई जाती है। मैं क्या बोल रही हूँ, खैरिफ के सारे नाम याद होने चाहिए। और 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रॉपिंग पैटर्न बताओ इंडिया में, वो उसमें भी तीनों डिस्क्राइब करने होते हैं। फिर क्या राबी है, क्या खैरिफ है। तो खैरिफ क्रॉप्स में मेजर क्रॉप्स है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। तो ये तुर, मूंग, उड़द ये तो दालें ही हो गई सारी। कॉटन, जूट पता ही है तुम्हें, ग्राउंडनट, सोयाबीन। अब कुल मिला के पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा ये 4 याद करनी है, उसके अलावा पल्सेस और कॉटन। ठीक है, अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो क्रॉप है जो बहुत फेमस है वो तो है राइस और कॉटन है। कॉटन उगता है साउथ में, राइस उगता है मोस्टली ईस्ट एरिया में, आसाम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, जहां पर सबसे ज्यादा उगता है इसलिए सबसे ज्यादा ही खाया भी जाता है। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग एरिया आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। तुम्हें ये ना याद आए कि राइस सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, तो ये याद कर लो सबसे ज्यादा खाया कहाँ जाता है। जहां सबसे ज्यादा उगेगा वहीं सबसे ज्यादा खाया जाएगा, क्योंकि उनके पास वही है खाने के लिए। इसी तरह वीट सबसे ज्यादा उगता यहीं पर है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा हम ही लोग कंज्यूम करते हैं रोटी को। ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे जगहों पर अच्छा खासा राइस उगता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पैडी भी उगता है,
3 क्रॉप्स ऑफ पैडी। ओके, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप उगाई जाती है पैडी की, अस, अमान और बोरो। तो पैडी भी 3 क्रॉप में उगता है, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में तो 3 बार उगाते हैं राइस को, अस, अमार और बोरो। ठीक है, 3 नाम है इनके। अगला है जायद। जायद जो है वो मार्च से जून का टाइम है। अब पूरा टाइम तो हमारा जा चुका है, जून से लेकर के जून में हमने उसको उगाया खैरिफ को, अक्टूबर में उसको काटा, फिर अक्टूबर में हमने राबी उगाया, अप्रैल में उसको काटा, और जो तुम्हारा मार्च अप्रैल से जून का जो टाइम बच गया है वो है जायद, क्योंकि जून में तो खैरिफ शुरू होना है। 2-3 महीने का ये सीजन होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो खैरिफ सीजन, जायद सीजन में वो उगाए जाते हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर। तो इसमें क्रॉप नहीं उगती, मोस्टली वेजिटेबल्स ही उगती हैं। तो मोस्टली वाटरमेलन, मस्क मेलन देखते हो तुम लोग, ये मेलन इसी टाइम के आते हैं, क्योंकि जायद के एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर और वेजिटेबल्स। ठीक है, शुगर केन भी एक तरह की जायद क्रॉप है। शुगर केन तो 12 मंथ क्रॉप है, कभी भी उग जाती है। ठीक है, अब क्रॉप बाई तो क्रॉप। अगर शुगर केन उगा दिया तो पूरे उसमें कुछ और नहीं उगा सकते? करेक्ट, क्योंकि शुगर केन को बनने में 8-10 महीने का टाइम लग जाता है, तुरंत नहीं बड़ी होती है ना वो शुगर केन। शुगर केन बनने के बाद हम लोग फिर शुगर केन डाल देते हैं ना, कोई नुकसान तो नहीं होता उससे? शुगर केन वाली प्लांटेशन में मोस्टली शुगर केन ही लगती है, क्योंकि शुगर केन लगने में बहुत टाइम लग जाता है ना, 1 साल में उगता है शुगर केन। 8-9-10 महीने का जेस्टेशन पीरियड है, 4 महीने का तो है नहीं कि तुरंत उगाया और 4 महीने बाद काट लिया। लंबा टाइम लगता है, इसलिए शुगर केन के प्लांट में मोस्टली शुगर केन ही उगाए जाते हैं। 1 साल में वो कटते दोबारा उगा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से काटते हो जड़ें फिर से उड़ जाती हैं। प्लांटेशन में यही तो फायदा है, ऊपर का काट लो तो नीचे वाला फिर से उग जाएगा। समझ गए? जैसे टी लीव्स में तुम टी लीव्स को कलेक्ट कर लेते हो, पेड़ तो छोड़ देते हो ना टी का, तो उसमें फिर से लीव्स लगाती हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में बार बार खेती जड़ से नहीं की जाती है। प्लांटेशन क्रॉप का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ऊपर ऊपर का फ्रूट तुमने प्लांट उगाया ना, पूरा तुमने एक पेड़ उगा दिया और ऊपर ऊपर का काट लिया। तो हर जगह बनाना में भी यही फायदा होता है। बनाना प्लांटेशन में बनाना तोड़ लेते हैं, बनाना का प्लांट छोड़ देते हैं, फिर से बनाना आ जाता है उस पर। समझ गए? यही सेम चीज शुगर केन में भी करते हैं। ऊपर से काट लेते हैं शुगर केन को, तो नीचे से दोबारा उग जाती है। अगर जड़ से उगा बनाना भी जैद होगा ना? क्या बेटा? बनाना भी जैद क्रॉप होगा ना? बनाना बनाना भी जायद क्रॉप जैद है। क्रॉप होगा ना? फ्रूट्स का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी भी सीजन में। ये सब क्रॉप्स हैं। फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। ओके मैम। ठीक है, कभी इस सारी फसलों में देखो किसी फ्रूट का नाम नहीं है, ऑरेंज, एप्पल, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो, वेजिटेबल्स भी नहीं है? हाँ हाँ, फ्रूट्स ऑपर, ये वाटरमेलन और ये तुम इन्हें समझ रहे हो फ्रूट्स, बट एक्चुअली में ये जायद में वही क्रॉप उगती हैं जो क्रॉप वेजिटेबल से या वाटर से रिलेटेड होती है। समझ गए? तो ये जायद का ही एग्जाम्पल है मेनली खीरा। खीरा फल नहीं है, एक तरह का क्रॉप है। और वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो ये यहाँ पर 2-3 फ्रूट है जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं जायद में, क्योंकि जायद में कोई ऐसी मोटी क्रॉप नहीं उगती, वाटर वाली ज्यादा चीजें उगती है। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, इन तीनों में ही वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ये है मेन जायद क्रॉप। ठीक है, मैम मेरे को ना अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं बची हुई रिकॉर्डिंग देख लूंगी। अब खत्म भी कर रहे हैं इसको। मेजर क्रॉप्स में कल मैम मेरा ना लैपटॉप 2% चार्ज बचा क्योंकि आज तब से क्लास चल रही थी। मेजर क्रॉप्स बची हुई है तुम लोगों की करने के लिए। क्या बोलूं अब मैं? चलो ठीक है, फिर बंद करते हैं, बाद में ही करेंगे इसको। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, मेजर क्रॉप्स फिर कल करते हैं, देखते हैं कल कितना कवर कर पाते हैं। ओके यस मैम। ओके। और मैम